हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10 क्वेश्चन सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा और मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 165, 176, 385 और 495 का एलसीएम के है। जब के को संख्या के एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल पी प्राप्त होता है। पी का मान बताना है आपको। इन शॉर्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम को जब एचसीएफ से डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, नंबर्स आपको दिए गए हैं 165, 176, 385 एंड 495। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ पे बात डिपेंड कर रही है, तो हम पहले एचसीएफ इसका निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम कॉमन नंबर ढूंढ लें। ठीक है ना, तो देखिए आपको कोई ना कोई एक नंबर जरूर ऐसा दिख जाएगा, जैसे कि मुझे दिख चुका है 176। 176 22 अट्ठे 176 और 22 देखते ही मेरे माइंड में आ गया 11। 11 एक प्राइम नंबर है, तो हो सकता है कि ये सारे नंबर 11 के डिविजिबल हो। ठीक है, 11 से डिवाइड हो जाए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि ऑल्टरनेट डिजिट का जो सम होता है उनके डिफरेंस अगर 0 आ रहा है या 0 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट क्या है, 1 एंड 5 है, तो 1 और 5 का सम करेंगे 6, और इस 6 के साथ जब उसका डिफरेंस देखेंगे तो 0 आ रहा है। ऐसे ही 1 7 का देखेंगे, 1 6 का देखेंगे तो 7 और 7 के साथ डिफरेंस 0 आ रहा है। ऐसे सब में हो रहा है 0 0 आ रहा है। ठीक है ना, 0 आए या 11 का मल्टीपल है तो वो जो नंबर होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 11 इसमें कॉमन मिल रहा है सबसे पहले, तो देखिए 11 बन जाए 11, 11 5 का 55 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 बन जाए 11, 6 टाइम चला जाएगा, और 11 3 जा और फिर 5 टाइम चला जाएगा, 11 4 जा और फिर 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या हमको? आई थिंक इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जो टोटल कॉमन आ चुका है वो कितना आ चुका है 11, यानी 11 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मल्टीपल होता है आपके एचसीएफ का। एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है आपके एचसीएफ का। यानी अगर मैं यहाँ पर एच लिख लूं, एच मींस एचसीएफ, ठीक है ना, तो जो बचे नंबर होते हैं एच के अलावा वो सारे नंबर ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, और ये जो नंबर है ना इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ये नंबर जो होते हैं ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी एच क्या है मेरा, एचसीएफ है, यानी कि मैं यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड किया जाता है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड किया जाता है, तो जब मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा तो ये 11 11 तो खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका ए बी सी, यानी जितने भी को प्राइम नंबर्स आपके बचेंगे उनका क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट ही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है ना? अगर ये कट जाएगा तो यही तो क्वेश्चन बचेगा ना। ठीक है, तो अब आपको केवल ये फोकस करना है कि इसमें को प्राइम नंबर्स कैसे ढूंढे। देखिए 15, 16 और 35 एंड 45 है। 15 तो 45 में वैसे भी डिसॉल्व है, ठीक है ना, 15 और 45 का एलसीएम 45 ही आएगा, तो 15 तो इसी में चला जाएगा। इसके बाद आप देखें 35 और 45 में 5 कॉमन है। अगर ये 5 कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 था और ये हो जाएगा 5 9 था, और ये 16 है, इसमें तो अभी कुछ कॉमन है नहीं, तो आपके जो नंबर बनेंगे को प्राइम वो बनेंगे 5 7 9 और ये 16। क्या आपको इनमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है? 16 में, 5 में, 7 में, 9 में कोई भी नंबर जो कॉमन हो? तो कोई भी जब कॉमन नहीं है तो यही आपके को प्राइम नंबर्स हो गए हैं। इनका ही प्रोडक्ट पूछा गया था, 16 5 7 एंड 9। ठीक है, तो 16 5 से कितना हो जाएगा 80, 80 और 9 से 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 का मल्टीप्लाई 7 से करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 2 14, 1 कैरी 7 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। 50 40 इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? सी वाला, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बस इसमें केवल इतना बोला गया था कि एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करना है। ठीक है, एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। पहले आप कोशिश ये किया करिए कि आप एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ कॉमन नंबर। ठीक है, जो बचे नंबर्स होते हैं वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं, या नहीं है तो आप उनको बना ले को प्राइम नंबर्स। तो जो एचसीएफ और को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका एलसीएम होता है।
अब इसमें एलसीएम से एचसीएफ को डिवाइड करना था, तो 11 से 11 कट गया, बचे जो नंबर थे वो क्या थे, को प्राइम पेयर्स, इनका ही प्रोडक्ट आपको निकालना था, यही आपका आंसर था, सिंपल से। ठीक है, देखिए रफ कर दे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 12,000 की एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9, बी और सी का अनुपात जो है वो 2:3 है, सी और डी का जो अनुपात है वो 9:13 है। बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर बताना है। उसके लिए पहले हमें ए बी सी डी का रेशियो भी तो निकालना होगा। तो देखिए ए बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, ए बी का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, नहीं 8:9 दिया हुआ है, 8:9। बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। इसके बाद सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:3 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, आपको पहले ये बताना है ए बी सी डी का रेशियो। देखिए ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकलेगा, जब भी आपसे डेटा इस तरह से अरेंज हो, ठीक है, ए बी, बी सी से, सी डी से, तो किस तरीके से चारों रेशियो एक साथ निकलते हैं वो देखिए। अगर डेटा उल्टा भी अरेंज हो, जैसे मान लेते सी भी अरेंज हो गया, 3:3 हो गया, तो आप इसको फिर से पलट लो। ठीक है, आपको इस ऑर्डर में अरेंज कर लेना, ए बी से, फिर बी सी से, एंड सी डी से हो। ठीक है, तो हम यहाँ से ए बी सी डी के एक साथ रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप जो स्टार्टिंग का और जो लास्ट का है, सबसे पहले आप उनको निकालो। ठीक है, कैसे, स्टार्टिंग का निकालने के लिए आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, यही लास्ट के लिए भी करना होता है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के आपके रेशियो आ जाते हैं। 8 2 16, 16 into 9 144 हो जाएगा, बट आप मल्टीप्लाई मत कराइए। ठीक है, सिंपल ऐसे लिख दीजिए 16 into 9। और इसके बाद डी का भी ऐसे ही करना है, 9 3 और 13, तो 27 into 13 लिख देना है केवल। यहां तक बात क्लियर है ना। अब देखो बी और सी के, ध्यान से समझिएगा, बी और सी के लिए क्या करते हैं, बी के लिए 9 से 2 को और 2 से 9 को अप्रोच करेंगे, 9 से 2 को और 2 से 9 को अप्रोच करेंगे, ये बी का रेशियो होगा। 9 2 18 into 9। ठीक है, लिखो मत, बस आप पूरा मल्टीप्लाई मत कराओ अभी। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही रहने दो। सी के लिए क्या करेंगे, 9 से 3 को, 3 से किसको, 9 को, तो 9 3 27 into 9। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो क्या, क्या नंबर कॉमन मिल रहा है अभी, 9 9 9 9 3 27। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कॉमन मिल रहा है क्या इसमें, आई थिंक नहीं मिल रहा है। तो जो एबीसीडी का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 18 27 और 13 39 हो जाएगा। ये एबीसीडी का रेशियो आ गया। एबीसीडी का रेशियो आपको समझ आया ना कैसे निकला। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये दोनों आपकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। फिर आप बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से 2 को और 2 से 9 को अप्रोच करेंगे, 9 से 3 को और 3 से 9 को, इस तरह से चलते हैं यूं। ठीक है ना, तो बीसीडी एक साथ एबीसीडी का रेशियो आ गया। टोटल वैल्यू आपको क्या दी गई थी, टोटल वैल्यू आपको दी गई है 12,000 रुपए की धनराशि। ठीक है, 12,000 रुपए की धनराशि दी गई है। तो रेशियो में जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो आप देखिए 18 27 कितना हो जाएगा, 45 45 10 55 55 6 61 61 30 91 9 100, यानी ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो आप देखेंगे कि 12,000 की, इसको रफ कर दे रहे हैं, ये समझ आ गया ना, इसको रफ कर दे रहे हैं। देखिए हमको ओवरऑल जो वैल्यू दी गई है वो 12,000 रुपए की दी गई। ठीक है, 12,000 रुपए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 की। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है, कह रहा है कि बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर बताना है। बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर, बी और डी 18 और 39, कितना अंतर आ रहा है 18 और 39 में, 18 दूना 36 3 39। ठीक है ना, यानी 18 3 21 का अंतर आ रहा है। ये बात क्लियर है। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा, जीरो लिख दो, 21 दूना 42, यहाँ से लेके 4 एकम 21 4 25 हो जाएगा, 25 20 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ आ गई ना, एक साथ रेशियो कैसे निकालने, ये समझ आ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों में से 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 50% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 70 है तो लड़कों के औसत प्राप्तांक आपको बताने। ठीक है, देखिए 33 सही 1/3% लड़के हैं। 33 सही 1/3 कितना होता है? ये 1/3 है, इसको ये लिख सकते हैं 1/3 होता है 33 से 1/3%। तो ये टोटल बच्चे हैं, ये टोटल स्टूडेंट किसको बता रहा है? टोटल स्टूडेंट। उसमें से एक लड़के हैं। ये कितने लड़के बता रहा है? एक लड़के हैं। अगर टोटल 3 लोग हैं तो उसमें से एक क्या है? लड़के हैं। तो ऐसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा, यानी बॉय कितने? एक, तो बची हुई क्या है? लड़कियां। 2 और 1 3 हो रहा है ना टोटल। इसके बाद क्या कह रहा है? लड़कों के गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना से 50% अधिक है। 50% कितना? 1/2। 50% कितना होता है? 1/2। तो लड़कों के जो औसत प्राप्तांक है वो लड़कियों से अधिक है, 50% अधिक है। तो 2 से 1 अधिक बनेगा तो कितना होगा? 3। ये एवरेज मार्क्स दिए गए। क्या दिए गए? एवरेज मार्क्स आपके बताए गए। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई ना आपको? क्या 33 से 1/3% लड़के थे तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 3। उनमें से एक लड़के थे। ठीक है, एक लड़कों की संख्या थी तो बची हुई क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या आ जाएगी। एवरेज मार्क्स बोले गए थे कि लड़कों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50% ज्यादा है, ठीक है, लड़कियों से। तो अगर लड़कियों के 2 हैं तो इसके कितने बन जाएंगे? 3। आपको टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70 है। ठीक है, तो आप देखिए क्या इन रेशियो वैल्यू से हम टोटल एवरेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। देखिए इंडिविजुअल लड़कों का कितना एवरेज दिया गया है? 3 दिया गया है। लड़के हैं कितने? 1, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ऐसे ही आपको लड़कियों का दिया गया है एवरेज मार्क्स 2 है। लड़कियां हैं कितनी? 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 3 + 4 मार्कर चल नहीं रहा है। देखो लड़कों का एवरेज स्कोर कितना? एवरेज मार्क कितने दिए गए? 3। ठीक है, लड़के हैं कितने? 1, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। लड़कियों के एवरेज स्कोर कितना दिया गया? 2। लड़कियां हैं कितनी? 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। टोटल लोग कितने हैं? तो 2 और 1 कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये क्या आ गया? 3 4 7। कितना आ गया? 3 4 7/3। ये भी तो एक तरीके से टोटल एवरेज ही है। और एक्चुअल में जो टोटल एवरेज दिया गया वो कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। तो 7 से इसको कट करेंगे 10 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 30। क्या पूछा गया आपसे? कह रहा है लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। लड़कों के औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 3 है। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 90। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 90 आ जाएगा आंसर। बात समझ आई? एक बार और समझा दें भाई। लड़कियां और लड़कों का जो रेशियो दिया गया था वो दिया गया था 1:2। उनके एवरेज मार्क्स दिए गए थे, लड़कों के 3, लड़कियों के 2। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल एवरेज निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज का सहारा लेकर के। 3 एकम 3 और 2 दूना 4, कितने हो गए? 3 और 4 7। लोग कितने थे? 3 थे। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल एवरेज। और एक्चुअल में जो टोटल एवरेज दिया गया था वो 70 दिया गया था। तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। फिर ये 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 थी। लड़कों का एवरेज पूछा गया था तो 30 से कितना हो जाएगा? 90। यहां तक की बात क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है। सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। सी ए से कितने % अधिक है? देखिए ए बी से 75% कम है। 75% कितना होता है? 3/4। ए जो है बी से 75% कम है, यानी बी 4 था तो ए उससे 3 कम है। 3 कम होने का मतलब कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसने बोला है जो सी है वो ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी जो है ए और बी के बीच का अंतर, ए बी के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 3। उसका भी 75%। 75% कितना? 3/4। ये क्या है? आपका सी है। सी बोले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9:4। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना आपको? रेशियो बना सकते हैं यहाँ से। रेशियो क्या बन जाएगा? 4 × 4
4 4 जा 16 और ये 9 आ जाएगा। 4 16 और 9 रेशियो आ गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितने परसेंट अधिक है। सी ए से कितने परसेंट अधिक है? आप बोलेंगे 5 अधिक है। किससे अधिक है? 4 से। 5/4 क्या होता है? 125% होता है। 1/4 25% और ऊपर 5 का गुना लगा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125% हो जाएगा। ये बात आपको समझ आती है? 125% आंसर आ गया इसका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है 9 -2 अंडर रूट के अंदर 11 -6√2, ठीक है, का मान किसके निकटतम है? एक डिजिट तक बताना, सारे एक डिजिट में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पीछे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो देखो जो ये वैल्यू दी जाती है इसको सबसे पहले आप 2ab में ब्रेक करो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो आप 2 सेपरेट करो। 2 जब हम इससे कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 3 जा 6 हो गया और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? √2। ये बात आपको समझ आती है? इसको मैंने कुछ इस तरह से तोड़ लिया है 2ab में। ठीक है ना, तो 2 को तो भूल जाओ, ये वैल्यू किसकी है? a की, ये वैल्यू किसकी है? b की। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आपको इसी को सेटिस्फाई कराना है। क्या ये सेटिस्फाई होकर के 11 आ जाएगा? यानी कि आपकी जो वैल्यू होती है, जो उसके फॉर्मूले होते हैं, वो क्या होते हैं? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस प्लस 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ठीक है, तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि a² b² दोनों में सेम है, a² + b² दोनों में सेम है। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 कितना हो रहा है? 11। यानी कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है। माइनस लगने से पता चल रहा है कि a - b का फॉर्मूला है। ठीक है, -2ab किस में आता है? a - b में। ठीक है, और +2ab किस में आता है? a + b के होल स्क्वायर में। तो ये बात तो समझ आ गई, ये √3 - √2 का होल स्क्वायर है। 3 - √2 का होल स्क्वायर है, तो 3 - √2 का होल ऑफ स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? अब बचा 9 माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से क्योंकि रूट हट चुका है। ठीक है, -2 3 जा कितना हो जाएगा? -6। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2√2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई ना यहाँ तक? अब देखो 9 में से 6 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। फिर से वही कंडीशन बन गई। अब आपको फिर से वही करना है, 2ab वाला खेल खेलना। देखिए ये हो जाएगा 2, √2 अलग हो गया, तो बचा 1 को मैं ऐसे इंसर्ट कर सकता हूँ। बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? 2 को छिपा लीजिए, तो जो बची वैल्यू वो क्या है? a और b के फॉर्मेट में। ठीक है, तो a ये है, b है, आप सेटिस्फाई कराओ। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो 1 और 2 मिलकर के क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो, और यहाँ पे ये देखिए ये प्लस लगा हुआ, तो +2ab क्या बता रहा है? a + b के होल स्क्वायर को बता रहा है, यानी ये a है और ये b है, तो 1 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + √2 ये बचा हुआ है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। ठीक है, लेकिन एक डिजिट तक निकालनी है तो 1.4 ही रखेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.4। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा नंबर है? ए नंबर, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको बस यही ध्यान देते जाना है कि 2 को निकालते जाना है, ए भी ढूंढते जाना है, उसको सेटिस्फाई कराना है, देन आप देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस होगा तो a - b के फॉर्म में बनेगा, +2ab अगर आपको मिल रहा है तो वो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर ये बात? देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है a, b और c एक व्यापार को शुरू करते हैं। a, b, c 3 जन हैं और व्यापार को शुरू करते हैं। a ने कुल पूंजी का 33 से 1/3% निवेश किया है। b ने शेष पूंजी का 33 सही, शेष पूंजी का, ठीक है, b जो है शेष पूंजी का 33 से 1/3% निवेश किया है, और c जो शेष पूंजी बची है वो निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,250 रुपए का है, तब सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है? सी का लाभ बी के, सबसे पहले आप ए बी सी का रेशियो बना लीजिए
कि ये किस रेशियो में कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए जो है वो 33 से 1/3% कर रहा है और बी भी 33 से 1/3% कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1/3, 33 से 1/3% क्या होता है 1/3, ए बी और बी भी 1/3। तो आप टोटल कैपिटल को ऐसा माने जिससे ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इनका मल्टीपल मान लेते हैं, बेस का मल्टीपल मान लेते हैं, 3 3 9। टोटल कैपिटल को क्या मान लेते हैं 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपकी टोटल कैपिटल हम मान लेते हैं 9। ए बी सी में रेशियो बनाते हैं। देखिए ए ने 33 से 1/3% निवेश किया, मतलब 1/3 निवेश किया है टोटल कैपिटल का। टोटल कैपिटल का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी 3 इन्वेस्ट किया है 9 में से। अब देखिए बी जो है वो शेष का 33 से 1/3% निवेश करता है, शेष का। तो अगर 9 में से 3 इसने इन्वेस्ट कर दिया तो बचे कितने हैं 6 बचे इसको इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट भी कितना करेगा ये, वो भी 1/3 करेगा, तो 1/3 करेगा यानी 2 इन्वेस्ट करेगा। अब बचा कुचा जो इन्वेस्ट करेगा वो सी करेगा। ठीक है, तो कितना बचा है अभी 3 और 2 5 इन्वेस्ट हो चुका है टोटल में से, तो बचा कितना 4 इन्वेस्ट करेगा आपका सी। यही आपका कैपिटल का रेशियो आ चुका है। ठीक है, फिर इसके आगे बोला गया है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में बोला गया यानी तीनों के लिए टाइम समान है। ठीक है, एक साल का मान लीजिए। ठीक है, तो वर्ष के अंत में तो टाइम का रेशियो 1:1 होगा, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो यही आपके प्रॉफिट का रेशियो बन चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है 20,250 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 5 4 9। आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि बी सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। सी का जो लाभ हुआ है वो बी से कितना अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए इसको 9 2 18, 9 2 18, 4 9 5 45 हो जाएगा 0। 2 दूना 4 और 250 दूना 500 कितना हो जाएगा 4500 इसका आंसर आ जाएगा। 4500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4500। ये बात आपको समझ आ गई ना। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप हैं ए और बी, एक भरे टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले उस टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक का 5/6 भाग भरा हुआ है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए ए जो है, ए और बी भरे हुए टैंक को 18 घंटे और 24 घंटे में, ए 18 घंटे में और बी जो है 24 घंटे में। ठीक है, सी अकेले 36 घंटे में भर सकता है। सी भरने वाला पाइप है, तो आप एक टिक मार्क लगा लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जानी है। टोटल जो कैपेसिटी आएगी टैंक की वो कितनी आएगी, इनका एलसीएम ही तो टोटल कैपेसिटी होती है। तो 18 और 36, 18 में 36 वैसे ही डिसॉल्व है, तो आपको केवल 24 और 36 के लिए एलसीएम देखना है। 36 गुना 72, जिसको 24 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल कैपेसिटी आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं 18 चौको 72, 24 थे 72 और 36 गुना 72। ठीक है, ये खाली करने वाले पाइप है इसलिए इसमें माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें और क्या बोला गया है, कह रहा है कि ये तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। पहले तो ये बोला गया यदि टैंक का 5/6 भाग भरा हुआ है, टैंक का 5/6 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छक्का 72। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 12 और 12 पंचे 60 आ जाएगा, यानी 60 भाग टोटल भरा हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि तीनों एक साथ अगर खोल दी जाते हैं तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाती है। 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5। माइनस केवल ये बता रहा है कि टंकी खाली हो रही है। ठीक है, उल्टा काम हो रहा है। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे ही इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि 12 घंटे में 60 को खाली कर देंगे। ठीक है, 60 की कैपेसिटी को खाली कर देंगे। बात समझ आ गई यहाँ तक। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, कह रहा है x की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 की जो वैल्यू दी गई है वो 133 दी गई है, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा गया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो आपसे एक्स वाई पूछा गया, क्या पूछा गया? एक्स वाई आपसे पूछा गया। इसको देखते ही आपको फॉर्मूला तो याद आ ही गया होगा, ठीक है। x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो आंसर क्या आता है? ये आता है, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आता है? ये आता है। ये इसके बराबर वैल्यू दीजिए। इसमें से क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमेशा एक ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कि किसी एक की वैल्यू आपको पकड़ा देगा, जैसे इसने किसकी वैल्यू पकड़ाई? 7 की। अब ये 7 की वैल्यू है, तो मुझे ये बताओ, ये 133 है, इनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब ये पूरा प्रोडक्ट इसके बराबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। इसमें से आपको कोई एक वैल्यू पकड़ा देगा, जैसे ये वाली पकड़ाएगी, ठीक है। तो ये जो 7 वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 19 7 133, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 19 बार चला जाएगा। क्लियर है ये बात? आपसे क्या पूछा गया? एक्स वाई पूछा गया। देखो मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स वाई मुझको चाहिए तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशंस को, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? माइनस का 2xy, और 7 में से माइनस का 19 जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6, ठीक है। पर आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप समझिए एक ही पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है, तो इस तरह से करना है आपको कि जैसे कोई एक वैल्यू दी जाएगी, दूसरी वैल्यू आपको इसमें से निकालनी होगी। पहले इसकी वैल्यू 7 दी गई तो आप फटाफट दूसरी वैल्यू निकाल लो। अगर आपको ये वैल्यू दी गई है तो आप फटाफट दूसरी निकाल लीजिए। निकलेगी कैसे? केवल डिवाइड करना है आपको। 133 दिया गया ना, तो कोई एक इनमें से वैल्यू जब दी जाएगी तो आप दूसरी वैल्यू को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आपको ये वैल्यू दी गई थी आपकी 19 वैल्यू, ये तो आप फटाफट निकाल लोगे। अब आपसे देखिए क्या पूछा गया? एक्स वाई पूछा गया। जब आपसे एक्स वाई ऐसा मानिए कि छोटा सा नंबर है। कैसा नंबर है? छोटा। एक्स वाई कैसा है? छोटा। एक्स स्क्वायर दो ही तरीके से आपसे पूछेगा, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई छोटा सा नंबर है, ठीक है। तो छोटे नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो दो आपने वैल्यू निकाली है उनका डिफरेंस, उनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7 और 19 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12, और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। ये आप मन में भी तो कर सकते हैं ना कि आपने बस वैल्यू निकाल ली 7 और 19, इनका डिफरेंस कितना है? 12, और 12 को आधा कर दो 6। ये जो 6 आएगा ये छोटी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थोड़ा एक्सपेंड है, आप बड़ा समझिए इसको, ठीक है ना। तो जब आपको बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? 19 और 7 दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 7 और 19, 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13, यानी इसका आंसर आ जाएगा 13। ये बात आपको समझ आई? आपको केवल क्वेश्चन देखते ही 4 5 6 7 सेकंड में मुश्किल से हो जाएगा, ठीक है। केवल क्या करना है कि जो वैल्यू दी गई है फटाफट से आप उसको डिवाइड करके दूसरी वैल्यू निकाल लें, और जो दोनों वैल्यू आएंगी उसमें से अगर एक्स वाई पूछा गया है यानी छोटा आप मान के चलिए, ऐसा छोटी वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा गया है तो आप सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात आपको समझ आती है? देखिए ये अलजेब्रा का बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है खासकर रेलवे और एसएससी एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया है। परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्न सही उत्तर देने होंगे? देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 120 हैं। टोटल 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहले 60 जो है, पहले 60 में उसने 65% ही सही किए। कितने सही किए? 65% सही किए हुए। अगले 60 की अगर हम बात करें तो कितने सही करने होंगे?
ताकि ओवरऑल जो है 75% उसके बने, ताकि परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष कितने प्रतिशत सही करने होंगे। देखिए ओवरऑल कितने बन रहे हैं, 75% बन रहे हैं। ओवरऑल कितने बन रहे हैं, 75% बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ये डेविएशन से हो जाएगा, 65% ये है, ठीक है। मुझे इसको ओवरऑल 75% बनाने के लिए यहाँ पर कितने परसेंट नंबर सही करने होंगे। सिंपल सा फंडा है, अगर ओवरऑल 75% आ रहा है इसका मतलब इसको भी 75% सही करने चाहिए थे, इसको भी 75% सही करने चाहिए थे, तब इसका ओवरऑल कितना परसेंटेज आता, 75। बट यहाँ पर इसने 65 किए, कितना कम किया एवरेज से, कितना कम है एवरेज से, तो आप बोलेंगे सर 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। तो क्योंकि रेशियो यहाँ पर सेम चल रहा है, 1:1 का रेशियो चल रहा है, आप रेशियो निकालेंगे तो 1:1 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये 10 कम है तो इसको कितना ज्यादा होना चाहिए, इससे 10 ज्यादा होना चाहिए। इससे कितना ज्यादा होना चाहिए, 10 ज्यादा। अगर ये 10 कम है इसको 10 ज्यादा होना चाहिए। कैंसिल आउट करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए, अगर ये -10 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, +10 होना चाहिए। तो अगर ये 65 है तो यहाँ पे कितना होगा, ये 85%। यही इसका आंसर होगा। सिंपल था ना, बात समझे आप, कि ओवरऑल उसको कितना बनाना था, 75% बनाना था, ठीक है। पहले हाफ में उसने 65% की एक्यूरेसी रखी है, तो दूसरे हाफ में वो कितने परसेंट की एक्यूरेसी रखे, जिससे कि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कितना बने, 75%। अगर ये 75% दोनों होते तो ओवरऑल इजीली 75% आ जाता, बट ये 75% से कितना कम है, 10 कम है। तो इसको 10 ज्यादा करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 10 ज्यादा। जैसे यहाँ पे 20 होता तो मैं यहाँ पे 20 ज्यादा करता। समझ गए ना। आप इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ। देखिए ये बात समझ आ गई होगी, तो मैं एलिगेशन से बता देता हूँ आपको कैसे होता है एलिगेशन से भी। जैसे 65% है, पहले आपने 65% है, ओवरऑल जो किया जाता है वो हमेशा बीच में रखा जाता है, ठीक है। और रेशियो क्या बन रहा था, 60 और 60 का 1:1 बन रहा है ना। यहाँ पर कितना डेविएट हो रहा है, 10 का डिफरेंस कितना है, 10 का। एक की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट। और आपको अच्छे से पता है कि अगर ये वैल्यू 75% है, ठीक है, और अगर इसमें से ये वैल्यू कम आ रही है तो दूसरी वैल्यू इससे क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो फटाफट आप बस जोड़ दीजिए 85%। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई, ठीक है। दोनों मेथड बता दिए, आपको जो बेस्ट तरीका लगे आप उससे क्वेश्चन करिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक खंबे के आधार से 75 मीटर और 48 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से खंबे के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। यदि अल्फा और बीटा पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री, ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको मैं थोड़ा फिगर बना के समझाता हूँ। देखिए ये कोई खंबा है और खंबे से 75 मीटर की दूरी पर, और खंबे से ही 48, खंबे से ही यहीं से इसी पॉइंट से 48 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये 48 मीटर की डिस्टेंस पर और ये खंबे से ही 75 मीटर की डिस्टेंस पर दो बिंदुओं के उन्नयन कोण जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आपको हाइट बतानी, कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ये जो हाइट होती है ये आपका, ये और ये टोटल हाइट का प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 75 और 48, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 75 में आप ऐसे बस माइंड में बस आपको सोचना है, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। 25 3 जा 73 और यहाँ पे 16 3 48 होता है। देखो 16 और 25 का अपना अपना इसको बाहर निकाल लो, 25 5 में बाहर आ जाएगा, 16 4 में, और 3 के 2 पेयर बन रहे हैं 3। बस पूरा मल्टीप्लाई करा करके आप बाहर निकालेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि किसका रूट है, ठीक है। आप बस ऐसे इसको ब्रेक कीजिए सिंपल, कि 25 से 5 बार आ जाएगा, 16 से 4 बार आ जाएगा, और 3 3 के 2 पेयर बन चुके हैं तो उसमें से 1 बार आ जाएगा। 5 को 20 3 60 मीटर जो है खंबे की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है। देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले रफ कर दें। देखो देखो होता क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताता हूँ, क्या फॉर्मूले, किस फॉर्मूले से ये हो रहा है।
तो जैसे अगर ये 10 बीटा है, ठीक है, ये बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan थीटा लगा सकते हैं, tan या cot जो भी लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h/48। और अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, बेस। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, h/75, है ना। अब आपको ये पता है कि जो अल्फा और बीटा है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो, जैसे मान लेते हैं आपने बीटा की वैल्यू निकाली 90 माइनस अल्फा, क्या निकाली, 90 माइनस अल्फा निकाल ली, ठीक है। तो मैं 10 बीटा की जगह पर 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, हाँ है ना। 10 90 माइनस अल्फा क्या होता है, 10 90 माइनस अल्फा किसमें चेंज हो जाता है, कॉट में, तो मैं इसको कॉट लिख सकता हूँ ना। तो 10 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक की वैल्यू आपको समझ आ गई ना, ठीक है। कॉट अल्फा जो है इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा करके देख लो, ठीक है, क्योंकि इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 अल्फा कॉट अल्फा को कट कर देगा, ठीक है, और ये वैल्यू जो आ जाएगी उसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इस वैल्यू को 10 अल्फा में चेंज कर लो तो एलएचएस सेम हो जाएंगे, तो आप आरएचएस को सेम करा देते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ इन दोनों का, तो जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 अल्फा कॉट अल्फा का मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा, इनका मल्टीप्लाई देखेंगे तो h और h स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 और 75 आ जाएगी, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 एंड 75, h स्क्वायर जो है हट करके रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो बस ये मेरा बताने का मतलब ये था कि ये कॉन्सेप्ट होता है आपका, ठीक है। अगर वैल्यू किसी स्टैटिक पॉइंट से, आपकी दोनों वैल्यू स्टैटिक पॉइंट से दी जा रही, यहाँ से खंबे से 48 ये और खंबे से 75 ये, और जो दोनों एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट बन रहा हो, तो जो हाइट होती है वो, अगर मैं मान लूं इसको ये a है और ये पूरी जो है वो b है, तो आप बस ये याद रखिएगा h इज इक्वल्स टू रूट ab, सीधा सीधा आप आंसर निकाल सकते हो इससे, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था, बट आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ओके। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको। और अगर आपको भी कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, आप उसमें अपने कोई भी डाउट जो आपको समस्या होती है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू भाई।